हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है। हर तलवार ने इतिहास बदला है और हर साम्राज्य ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। स्वागत है आपका इतिहास में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिस्ट्री के वो राज, लेजेंड्स और अनटोल्ड स्टोरीज जो हर किसी को नहीं पता। तो चलिए वक्त के सफर पर चलते हैं। सन 1025 का समय था और बंगाल की खाड़ी के नीले पानी पर मानसून की खूंखार हवाएं बह रही थी। दूर क्षितिज तक समंदर के पानी पर केवल एक ही निशान दिखाई दे रहा था और वह था चोल साम्राज्य का शाही बाग वाला ध्वज। भारतीय इतिहास का यह सबसे बड़ा और सबसे दुस्साहसिक समुद्री सैन्य हमला था जिसने दुनिया के सबसे समृद्ध समुद्री व्यापारिक मार्ग की नींव हिला दी। हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर एक ऐसा साम्राज्य बैठा था जो चीन और भारत के बीच होने वाले पूरे व्यापार को अपनी मुट्ठी में भींचे हुए था। उस साम्राज्य का नाम था श्रीविजय और उसके राजा को लग रहा था कि विशाल समंदर की लहरें उसे किसी भी भारतीय हमले से सुरक्षित रखती हैं। लेकिन तंजावुर के राज सिंहासन पर एक ऐसा सम्राट बैठा था जिसके लिए समंदर कोई रुकावट नहीं बल्कि एक रास्ता था। राजेंद्र चोल प्रथम ने उस दिन इतिहास के पन्नों पर अपनी नौसेना के बल पर एक ऐसी इबारत लिखी जिसकी गूंज आज भी हिंद महासागर के पानी में सुनाई देती है। इस महागाथा की शुरुआत राजेंद्र चोल के राजा बनने से कई साल पहले ही हो चुकी थी। राजेंद्र चोल के पिता सम्राट राजराजा चोल प्रथम ने समझ लिया था कि किसी भी साम्राज्य को अमर बनाने के लिए केवल जमीन जीतना काफी नहीं है। उन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार एक सुसंगठित और बेहद खूंखार नौसेना की नींव रखी थी। राजराजा चोल ने मालदीव और श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके हिंद महासागर पर चोलों का प्रभाव जमा दिया था। जब सन 1012 ईस्वी में राजेंद्र चोल तंजावुर की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपने पिता की इसी नौसैनिक नीति को एक नए चरम पर पहुंचाने का संकल्प लिया। राजेंद्र चोल केवल एक योद्धा नहीं बल्कि भूगोल और युद्धकला के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने उत्तर भारत की ओर अभियान चलाया और गंगा नदी के तट तक अपने झंडे गाड़े, जिसके बाद उन्हें गंगाईकोंड चोल की उपाधि मिली। लेकिन राजेंद्र चोल का ध्यान सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं था। उनकी नजरें बंगाल की खाड़ी के पार उन व्यापारिक समुद्री रास्तों पर थीं, जहां से सोने और मसालों की नदियां बहती थी। शुरुआती दौर में चोल साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य के बीच बहुत गहरे और दोस्ताना संबंध थे। सन 1014 से 1020 ईस्वी के बीच दोनों राज्यों के राजा एक दूसरे को उपहार भेजते थे और व्यापार को बढ़ावा देते थे। श्रीविजय के शैलेंद्र वंशीय राजाओं ने भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित नागपट्टिनम में एक विशाल बौद्ध मठ बनवाने की इच्छा जताई थी। राजेंद्र चोल और उनके पिता ने इस काम के लिए पूरा समर्थन दिया और वहां चूड़ामणि विहार का निर्माण हुआ। उस दौर में किसी ने नहीं सोचा था कि नागपट्टिनम के बंदरगाह पर एक साथ खड़े होने वाले यह व्यापारिक जहाज आगे चलकर एक खूनी युद्ध की वजह बनेंगे। श्रीविजय साम्राज्य उस समय के सुमात्रा, जावा और मलय प्रायद्वीप के विशाल द्वीपों पर फैला हुआ था। इस भौगोलिक स्थिति की वजह से मलक्का जलद मृमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का पूरी तरह से श्रीविजय के नियंत्रण में था। चीन के सोंग राजवंश और अरब देशों के बीच होने वाला सारा समुद्री व्यापार इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता था। भारत के शक्तिशाली व्यापारिक संघ जैसे अयावोले 500 और मणिग्रामम अपने जहाजों को चीन की तरफ भेजा करते थे। यह भारतीय व्यापारी रेशम, जड़ी बूटियां, मसाले और सोने चांदी का बहुत बड़ा कारोबार संभालते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला श्रीविजय साम्राज्य की नीतियां बदलने लगी। सन 1020 ईस्वी के आसपास श्रीविजय के नए सम्राट संग्राम विजय तुंगवर्मन ने मलक्का जलद मृमध्य पर अपनी पकड़ कसना शुरू कर दिया। श्रीविजय के नौसैनिक जहाजों ने वहां से गुजरने वाले भारतीय और अरब व्यापारी जहाजों पर मनमाना टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जो व्यापारी भारी भरकम चुंगी देने से मना करते उनके जहाजों को जब्त कर लिया जाता और उनके चालक दल को बंदी बना लिया जाता था। श्रीविजय खुद एक बिचौलिया बनकर चीन के साथ होने वाले व्यापार पर अपना पूरा एकाधिकार जमाना चाहता था। इस टैक्स वसूली और नाकाबंदी ने तंजावुर में चोल साम्राज्य के व्यापार को भारी चोट पहुंचाई। अय्यावोले 500 संघ के प्रमुख व्यापारी राजेंद्र चोल के दरबार में पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाई। राजेंद्र चोल ने समझ लिया कि यह सिर्फ व्यापारियों के नुकसान की बात नहीं है बल्कि यह चोल साम्राज्य की संप्रभुता को खुली चुनौती है। अगर चोल नौसेना इस नाकाबंदी को खत्म नहीं करती तो भारत का पूर्वी समुद्री व्यापार पूरी तरह से तबाह हो जाता।
उसी समय दक्षिण पूर्व एशिया में एक और भूराजनीतिक मोड़ आया जिसने इस युद्ध की चिंगारी को भड़का दिया। आधुनिक कंबोडिया के खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन प्रथम का संघर्ष पास के ताम्रलिंग राज्य से चल रहा था। ताम्रलिंग को श्रीविजय साम्राज्य का पूरा समर्थन और सैन्य मदद हासिल थी। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए खमेर राजा सूर्यवर्मन प्रथम ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल से कूटनीतिक और सैन्य मदद मांगी। सूर्यवर्मन ने राजेंद्र चोल को एक शाही रथ उपहार में भेजा और श्रीविजय के बढ़ते खतरे से आगाह किया। अब राजेंद्र चोल के पास कार्रवाई करने के 4 बड़े और ठोस कारण थे। पहला, मलक्का जलद भूमध्य से टैक्स का बोझ हटाकर व्यापारिक रास्तों को आजाद कराना। दूसरा, सोंग राजवंश वाले चीन के साथ सीधा और बेरोक-टोक व्यापार स्थापित करना। तीसरा, अपने सहयोगी खमेर राजा सूर्यवर्मन की मदद करना। और चौथा, पूरी दुनिया को चोल नौसेना की अजेय शक्ति का एहसास कराना। सन 1025 ईस्वी की शुरुआत में राजेंद्र चोल ने इतिहास के सबसे बड़े और गुप्त नौसैनिक अभियानों में से एक का आदेश दिया। चोल साम्राज्य के बंदरगाहों पर सैकड़ों की संख्या में विशाल लकड़ी के जंगी जहाज तैयार किए गए। इन जहाजों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वे गहरे समंदर के तूफानों को भी झेल सके और उन पर सैकड़ों सशस्त्र सैनिक सवार हो सके। सैनिकों को भाले, तलवारें और तीरकमान से लैस किया गया और जहाजों पर आग फेंकने वाले हथियार भी रखे गए। इस नौसैनिक हमले की सबसे बड़ी खूबी थी चोल नौसेना की प्राकृतिक विज्ञान की समझ। चोल नाविकों को उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं का सटीक ज्ञान था। उन्होंने इस हवा की गति का वैज्ञानिक रूप से फायदा उठाया और अपनी विशाल नौसेना को बंगाल की खाड़ी के पार रवाना कर दिया। केवल कुछ ही हफ्तों में चोल बेड़े ने हजारों मील का समुद्री सफर तय कर लिया, जो उस दौर के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं था। श्रीविजय के राजा संग्रामविजय तुंगवर्मन को पूरी उम्मीद थी कि अगर चोल हमला करेंगे भी तो वे उत्तर दिशा से मलय प्रायद्वीप के रास्ते आएंगे। श्रीविजय की नौसेना उत्तर में पहरा दे रही थी और उन्हें लग रहा था कि वे किसी भी हमले को वहीं रोक लेंगे। लेकिन राजेंद्र चोल की रणनीति उनसे 4 कदम आगे थी। चोल बेड़े ने मलय प्रायद्वीप को चकमा देते हुए सीधे सुमात्रा के दक्षिणी हिस्से पर हमला किया। यह इतिहास का एक बेहद सटीक और खौफनाक सरप्राइज अटैक था। श्रीविजय की राजधानी पालेमबांग के लोगों ने जब सुबह अपनी आंखें खोली तो उन्हें समंदर की सतह पर सिर्फ चोल जहाजों का जंगल दिखाई दिया। श्रीविजय की सेना को संभलने या अपनी मुख्य नौसेना को बुलाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। चोल सैनिकों ने किनारे पर उतरकर पालेमबांग के बंदरगाह पर धावा बोल दिया। पालेमबांग की सड़कों और राजमहल के आहातों में भीषण युद्ध छिड़ गया। चोल योद्धाओं की अनुशासनबद्ध टुकड़ियों ने श्रीविजय के शाही रक्षकों को गाजर मूली की तरह काट फेंका। खुद राजेंद्र चोल की निगरानी में लड़ा जा रहा यह युद्ध बेहद तेज और आक्रामक था। देखते ही देखते पालेमबांग का शाही महल चोल सेना के कब्जे में आ गया। श्रीविजय के राजा संग्रामविजय तुंगवर्मन को चोल सेनापति और सैनिकों ने मैदान में ही घेर लिया। श्रीविजय के राजा को बंदी बना लिया गया और उनके शाही खजाने पर चोल सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। शाही खजाने से राजेंद्र चोल ने कई विशाल युद्धार्थी, भारी मात्रा में सोने के आभूषण और नक्काशीदार सोने के शाही दरवाजे जब्त किए। लेकिन पालेमबांग की जीत तो केवल शुरुआत थी। राजेंद्र चोल का मकसद सिर्फ एक शहर को हराना नहीं था, बल्कि पूरे समुद्री व्यापारिक नेटवर्क को श्रीविजय के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त करना था। पालेमबांग को जीतने के बाद चोल बेड़ा छोटे छोटे दस्तों में बंट गया और उन्होंने श्रीविजय के तमाम रणनीतिक बंदरगाहों पर एक साथ हमला बोल दिया। चोल नौसेना ने सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप के लगभग 13 से 14 प्रमुख बंदरगाहों को एक एक करके निशाना बनाया। सबसे पहले पन्नई के तटीय किले पर हमला किया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। इसके बाद मल्यूर के पहाड़ी इलाके को जीता गया, जो अपनी मजबूत किलाबंदी के लिए जाना जाता था। इसके बाद चोल जहाजों का रुख मयूरुडिंगम की तरफ हुआ, जो मलय प्रायद्वीप के मध्य में स्थित था। चोल सेना ने माप्पलम, तक्कोलम और नीलामुरियम जैसे सभी प्रमुख तटीय व्यापारिक केंद्रों पर हमला करके वहां तैनात श्रीविजय की चौकियों को मलबे में तब्दील कर दिया। इन बंदरगाहों का विनाश इतना तेज और व्यवस्थित था कि श्रीविजय के सहयोगी राज्यों को एक दूसरे की मदद करने तक का मौका नहीं मिला। इस पूरे अभियान की अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई हुई कडारम में, जिसे आज मलेशिया का केडा राज्य कहा जाता है। कडारम श्रीविजय साम्राज्य का सबसे मजबूत नौसैनिक अड्डा और व्यापारिक गढ़ था।
यहाँ श्री विजय की बची कुची नौसेना और थल सेना ने अपनी पूरी ताकत से चोलों का मुकाबला करने की कोशिश की। कडारम के पानी में एक भयानक नौसैनिक युद्ध हुआ जहाँ जहाजों से जहाजों की टक्कर हुई और तीरों की बौछार से आसमान ढक गया। चोल नौसेना के अनुभवी नाविकों ने अपनी छोटी और तेज गश्ती नावों का इस्तेमाल करके श्री विजय के बड़े जहाजों को चारों तरफ से घेर लिया। चोल सैनिकों ने दुश्मन के जहाजों पर चढ़कर आमने सामने की लड़ाई में उनके कप्तानों को मार गिराया। कडारम का किला भी चोल सेना के प्रचंड प्रहार को नहीं झेल सका और ढह गया। कडारम की इस ऐतिहासिक जीत ने श्री विजय साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इस महान विजय के बाद सम्राट राजेंद्र चोल को कडारम कोंडान की अमर उपाधि मिली, जिसका अर्थ है कडारम यानी केड़ा को जीतने वाला महायोद्धा। कडारम और श्री विजय के सभी बंदरगाहों को जीतने के बाद राजेंद्र चोल के सामने एक बड़ा फैसला था। क्या वे इन सभी दूरदराज के द्वीपों को चोल साम्राज्य में सीधे मिलाकर वहां अपना गवर्नर बैठाते? राजेंद्र चोल एक दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ थे और वे जानते थे कि तंजावुर से हजारों किलोमीटर दूर सुमात्रा और मलेशिया पर सीधे शासन करना व्यावहारिक नहीं होगा। चोलों का यह अभियान किसी राज्य को हमेशा के लिए हड़पने के लिए नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक नौसैनिक छापा था। राजेंद्र चोल का असली मकसद श्री विजय की नौसैनिक गुंडागर्दी को खत्म करना और व्यापारिक रास्तों को फिर से खोलना था। इसलिए चोलों ने बंदी बनाए गए राजा की जगह श्री विजय की गद्दी पर एक करदाता और चोलों के वफादार राजा को बिठाया। चोल सेना ने श्री विजय पर अपनी शर्तें थोपी, जिनके तहत मलक्का जलद भूमध्य से भारतीय जहाजों के लिए सभी टैक्स और प्रतिबंध हमेशा के लिए हटा दिए गए। श्री विजय को हर साल तंजावुर को भारी कर देने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद राजेंद्र चोल का विजय बेड़ा भारी मात्रा में खजाना, धन दौलत और जीत के प्रतीक लेकर भारत की ओर लौट पड़ा। जब यह बेड़ा तमिलनाडु के तटों पर पहुंचा तो पूरे चोल साम्राज्य में जश्न का माहौल था। तंजावुर के विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर और तिरुमलाई के पत्थरों पर इस महान जीत की एक एक बारीकी को उकेर दिया गया। तंजौर के इन शिलालेखों में उन सभी 13 से अधिक नगरों और बंदरगाहों के नाम आज भी पढ़े जा सकते हैं, जिन्हें चोल नौसेना ने जीता था। शिलालेखों में श्री विजय, पन्नई, मल्यूर, मयूरुडिंगम, मापप्पलम और कडारम जैसे स्थानों का स्पष्ट उल्लेख है, जो इस ऐतिहासिक घटना का सबसे बड़ा पुरातात्विक सबूत है। इस समुद्री हमले ने पूरे एशिया की राजनीति और व्यापार का नक्शा बदलकर रख दिया। चोलों की इस कार्रवाई के बाद भारत और चीन के बीच सोंग राजवंश के दौर में व्यापार अपनी चरम सीमाओं पर पहुंच गया। भारतीय व्यापारी बिना किसी डर के चीन तक जाने लगे और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति, कला और स्थापत्य कला का अभूतपूर्व प्रसार हुआ। अगर आज का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इतिहास की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जुड़े रहिए इतिहास के साथ।